सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकली आप काफी एक्टिव हैं, एक अहम जो डेजिग्नेशन है वो आप यूपी गवर्नमेंट में संभाल रहे हैं, उस बीच कहां से इस पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है, ये मैं जानना चाहूंगी। कहां से वो प्रेरणा आती है और क्या कुछ आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है यूपी को एक बेहतर प्रदेश बनाने की ओर? देखिए साक्षी जी, जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हर आदमी का कोई ना कोई मिशन होता है और मिशन के साथ साथ उनके एक अपने टारगेट्स भी होते हैं जो अपने अपने फील्ड में जाने का काम करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है तो पॉलिटिक्स में जाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और सबकी इच्छा होती है कि भाई मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे पार्टी और अच्छे पदों पे जाना है। पर उनकी मेहनत और उनकी लगन उन लोगों को वहाँ तक लेके जाती है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि जो 2024 के चुनाव के बारे में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और जिसमें हमने पिछली बार भी जहाँ की समाजवादी और बहुजन समाजवादी के गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें जीत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद समाजवादी और बीएसपी की सरकारें रही हैं और इन दोनों ने मिलकर इस पिछला 2019 का चुनाव लड़ा है। तो उसके बावजूद भी जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। तो इस बार भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे गठबंधन हो या कोई भी हो, मगर जनता ने पूरी तरह माननीय मोदी जी के साथ और माननीय योगी जी के साथ जनता खड़ी है। और क्योंकि इनकी बहुत सारी योजनाएं धरातल पर सीधे सीधे जो आम व्यक्ति पायदान तक जो पहुंच रही हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो सीधी सीधी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है। और इस बार इससे भी बेहतर पिछले 19 से बेहतर 2024 का चुनाव होगा। अच्छा बलदेव सिंह जी, यूपी की बात आती है, खास करके अगर देश की बात आती है तो किसान भारत का सबसे पहले चर्चा में आता है। उसके बाद जब हम यूपी की बात करते हैं तो कृषि प्रधान राज्य के तौर पर यूपी को देखा जाता है और आप कृषि राज्य मंत्री हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में अगर हम किसान को देखें तो क्या कुछ विशेष किया जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या कुछ विशेष प्लानिंग किसानों के लिए है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो आपने देखा होगा कि जीतने के बाद उनका एक लक्ष्य था किसान को कैसे हम उसको ताकतवर बना पाए, कैसे उनकी आय को दुगनी कर पाए, ये उनका एक मिशन था। तो उन्होंने उसी तर्ज पे काम करने का स्टार्ट किया और किसान को अपने मंत्रिमंडल में एक एजेंडे के रूप में फिक्स करके कि उसको किस तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और किसान की कैसे आय दुगनी करने का काम करेंगे। और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई। तो आपने देखा होगा कि जो सरकार का एजेंडा था, जो सरकार का पार्टी का मैनिफेस्टो था, वो 2017 से जैसे ही चुनाव जीते और पहले मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया। पहली बैठक में ही जो किसानों के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, प्रधानमंत्री जी ने जो
एक संयोज रखा था कि मुझे किसान को बेहतर बनाना है। तो इसके बाद उसके माननीय केंद्र में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की अगुवाई में आगे बढ़ ही रहा था किसान, और उसको उत्तर प्रदेश में भी और बढ़ाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, आप चाहे फर्टिलाइज़र की सब्सिडी ले लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल की यंत्रों की मशीनरी की वो ले लीजिए, और बहुत सारी ऐसी पेस्टिसाइड्स को जिसको कि कम करके उसको सब्सिडियाँ देने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है। और किसानों के प्रति एमएसपी आप हर साल देखते होंगे कि हर साल चाहे गेहूं हो, धान हो, मसूर हो, गन्ना हो, चाहे जितनी भी फसलें हैं, तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा 2014 से पहले और 2014 के बाद आपने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2009 के बाद क्या स्थिति थी कि कभी 20 रुपये गेहूं पे, 50 रुपये धान पे। माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद किसानों के प्रति कोई भी किसी फसल में 100 रुपये से कम कहीं नहीं है, हमेशा 100 रुपये से ऊपर एमएसपी बढ़ाने का काम किया, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो। और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद से ही बहुत अच्छी किसानों के लिए खरीद की जो व्यवस्था उधर उत्तर प्रदेश में, मैं कहना चाहता हूं कि धान का बहुत बड़ा एक तराई क्षेत्र है जहाँ पे धान बहुत संख्या में, बहुत क्वांटिटी में धान होता है, गेहूं होती है। तो कभी किसी किसान को दिक्कत नहीं आई कि भी उसका उठान नहीं हो रहा, उसकी बिक्री नहीं हो रही, उनकी तोल नहीं हो रही, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा। ये सारी व्यवस्थाएं किसान की सरकार ने अपने ऊपर लेते हुए उनको, किसानों को टाइम से उनको पेमेंट करना, किसान को उनका माल तोड़ना, किसान का टाइम से उनके किसान को उसकी फसल को लेना। तो ये सारी चीज़ें जो एक किसान का विषय था, किसान की अपने आप ही आमदन दुगनी होने का काम करेगा। मैं आपको बधाई भी मतलब आपके माध्यम से देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के मोटर्स थे, चाहे किसी भी 1 से लेके 2 से लेके चाहे 10-15 हॉर्स पावर की मोटरें हों, सबके बिजली पहली तारीख से उनके बिजली बिल माफ़ करने का सरकार ने काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप योजना पूछ रहे हैं या पूछेंगे, तो अभी से बता दूं कि हमने बिजली के बिल तो किसानों के माफ़ किए ही किए हैं 1 अप्रैल से, और उसके बाद हम सौर ऊर्जा को भी लेके उसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। पहले जैसे हमने लक्ष्य लिया था 15,000 का, उसके बाद हमने 30 का किया, और अब मैं आपको बता रहा जा रहा हूँ कि अब केंद्र सरकार की तरफ से 40,000 उपभोक्ताओं को इसके सौर ऊर्जा के कनेक्शन दिए जाएंगे, और उसमें 60% की छूट भी किसान को दी जाएगी। तो इसलिए किसान को ये सारी व्यवस्था करने का मतलब किसान की आय को दुगनी, तिगनी, चौगनी करने का काम। अच्छा, ये तो हो गई केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात कि कितना मुनाफा किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है और उनके किसानों को क्या हो रहा है। इस बीच बिलासपुर की अगर बात करें, क्योंकि बिलासपुर आपका क्षेत्र है, वैसे तो लगातार किसानों का उत्थान किया जा रहा है पीएम के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, लेकिन बिलासपुर में आपके द्वारा स्पेसिफिकली बिलासपुर के किसानों के लिए क्या कुछ वो खास चीजें की गई हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ 2017 से पहले जब चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव लड़ रहा था। तो मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं देख रहा था कि अगर मुझे 10-15 किलोमीटर भी किसी गांव में जाना है तो सड़कें टूटी हुई सड़कें थी। और मैं आपको इत्तेफाक से बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि 2017 से पहले लोग जो हैं जो सड़कों पे निकलते थे धान लगाने का काम करते थे, कोई भी उनका सुनने वाला नहीं था। नुमाइंदे तो थे, विधायक तो पहले भी थे, मंत्री भी पहले रहे हैं, पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं अपने क्षेत्र की स्थिति देख रहा था बिलासपुर की, तो मुझे बड़ा मन को ठेस लगती थी। मैं कहता था भगवान हमें इस बार एमएलए बना दो तो मैं सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दूं। और वही मैंने काम किया, मेरी भगवान ने सुन ली।
मैं एमएलए बन गया, बाद में मुझे मंत्री बनने का मौका मिल गया, तो जिन सड़कों पे धान लगाया करते थे सब 3 महीने के अंदर अंदर मैंने उनको उन सड़कों को सुधारने का काम करके अच्छा डामर देने का काम सड़कों को किया। उसके बाद मैंने फिर उनको चौड़ीकरण करने का, जहां 3.5 मीटर थी उसको 7 मीटर सड़कों को चौड़ा करने का काम किया है। और उसके बाद मैंने ये देखा कि जब से देश आज़ाद हुआ है मेरी विधानसभा में 2 पुल थे। आज मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आप कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार मेरी विधानसभा का विजिट जरूर करें कि मैंने हर गांव के आगे 3 नदियां मेरी विधानसभा में बहती हैं, तीनों नदियों पर मैंने 15 पुल बनाने का काम किया है। जहां 60-70 साल से 2 पुल और जहां मैंने 5 साल में 15 पुल बनाने का काम किया है। और इसके बाद 2022 में भी मेरे, अब जो मानक के अनुसार में नहीं है उनको भी मैं, जो मानक को नहीं पार कर पाते उस पे भी मैंने आगे जो कुछ रह गया तो उसको पुल बनाने का काम कर रहा हूँ। एक मैं आपको बिलासपुर की बात बता दूँ, ये मेरे ख्याल जो मेरे सामने बैठे साथी लोग, ये मेरा नैनीताल का हाईवे है। लोग जहाँ भी जाते हैं बिलासपुर से होके जाते हैं, अब तो बाईपास बन गया है। तो मेरे बिलासपुर के बीच में एक नहर है और जब मैंने देखा तो सारे शहर का गंद नहर के बराबर में पड़ा रहता था। तो लोग जब नैनीताल निकलते थे तो वो बदबू और कहते थे यार ये पुलिया है और ये यहाँ पर बड़ी गंद बदबू आती है। तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर उनको, आप देखिए, अच्छा पार्क, नहर का जो है नहर पक्की करा के नहर को मैंने उसको एक अच्छा पार्क, डेवलप पार्क, जिसका मैंने नाम भी अंबेडकर पार्क के नाम से, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं उनके नाम से मैंने वो पार्क बना। आप देखिए किस तरह से पार्क, आपको जहां वो पुलिया को कहते थे मैंने उसको पुल को बहुत चौड़ा करके लोगों का यातायात ऐसा कर दिया था, आपने देखने वाले होंगे। और फिर मैंने कहा बिलासपुर की और क्या करा जाए, शहर के लिए लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मैंने नहर के ऊपर प्लेटफार्म बना के 800 गाड़ियों की पार्किंग, जो मेरे लोग थे बिलासपुर के, जो रामपुर के लोग थे, वो लोग रुद्रपुर जाते थे शॉपिंग करने, आज उनको पार्किंग की 800 गाड़ियां कहीं शहर में नहीं होगा। मैं कहता हूँ मुरादाबाद में या और कहीं भी इतनी बड़ी पार्किंग नहीं होगी जो मैंने अपने बिलासपुर में दी। लोग पार्किंग करें, वहां से परचेज करें, अपना सौदा लें, बाल बच्चों के साथ आए और उसके बाद अपने घर जाएं। इस तरह की मैंने अपनी विधानसभा में व्यवस्था कर रही। देखा, आपको कभी मौका मिले तो आप देखें जरूर, और जो यहाँ पर लोग हैं देख के आके आपसे चर्चा जरूर करें।